नरेंद्र मोदी साहब ने कल अपनी कौम से ख़िताब किया। उन्होंने हिंदी में ख़िताब किया, अनलाइक जब वॉर के दौरान उन्होंने अंग्रेज़ी में एक रैली में ख़िताब किया था, जहाँ वो दुनिया को कुछ बताना चाह रहे थे। इस हिंदी ख़िताब में उन्होंने कई बातें की। उन्होंने अपनी फ़ौज के लिए और अपनी सियासी जमात के लिए फेस सेविंग बनाने की कोशिश की। लेकिन रियलिटी ये है कि इस दफ़ा इतने बुरे तरीके से बेनकाब हुए हैं और इतने बुरे तरीके से पिटे हैं कि वो फेस सेविंग सेंस नहीं बनाती। उन्होंने कुछ शोशे छोड़ दिए ताकि उनका जो मीडिया नैरेटिव स्पिनर्स हैं वो एक पूरी कहानी चला सकें। अगर आप पिछले 2-3 दिन से ऑब्ज़र्व करें, जब से सीज़ फायर हुआ है तब से तकरीबन हर रात गोदी मीडिया ये क्लेम करता है कि पाकिस्तानी ड्रोन आ गए, पाकिस्तानी ड्रोन आ गए, पाकिस्तानी ड्रोन आ गए। वो ये इसलिए क्लेम करता है बिकॉज़ उन्होंने प्रीएम्प्ट किया था कि मोदी सरकार अपनी तकरीर में ये बात करेंगे कि ये एक ऑन गोइंग ऑपरेशन है। अभी ये ऑपरेशन सिर्फ शुरू हुआ है, जिस तरह कहते हैं कि ये पार्टी अभी शुरू हुई है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा DGISPR की कि शुरुआत तो आपने की है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जाएगा कहाँ, उसका फ़ैसला हम करेंगे। मोदी सरकार ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर एक हाईली सक्सेसफुल ऑपरेशन था जो टेररिस्ट कैंप्स के ख़िलाफ़ था और हमने सारे के सारे टेररिस्ट टारगेट तबाह कर दिए, निस्तो नाबूद कर दिए। मोदी सरकार ने कहा कि हमने 100 टेररिस्ट मार दिए। 100 तो सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई पाकिस्तान में। आप ये 100 का फिगर कहाँ से है, लेकिन आप कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने एम्फसाइज़ किया कि ये न्यू नॉर्मल है इंडियन पॉलिसी के लिए, कि जहाँ भी दहशतगर्द मिलेगा पाकिस्तान में, वहाँ पे हम इस तरह की स्ट्राइक करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम अनपैक करते हैं। लेट्स से कि इंडिया की अभी भी इतनी जुर्रत है कि वो पाकिस्तान पे इस तरह का हमला करे। हर दफ़ा जब इंडिया इस तरह का हमला करेगा तो उसका लगभग बिलियन 2 बिलियन का नुकसान होगा। 5 से 6 जहाज़ गिरा दिए जाएंगे। मेरा ख्याल है 5-6 हमलों के अंदर ही इंडिया की पूरी फ्लीट ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा ये एक एम्प्टी थ्रेट थी। साथ ही उन्होंने कहा कि पहलगाम का बदला हमने ले लिया है। अब उन्होंने कोई सबूत नहीं प्रोवाइड किया पहलगाम किसने करवाया है, कोई डॉसियर नहीं प्रोवाइड किया गया, कोई बात ही नहीं की गई। इनफैक्ट इंडियन मीडिया भी अभी तक कोई सबूत दे नहीं सका। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक हवाला देना चाहूँगा। Piers मॉर्गन एक इंतहाई मशहूर इंग्लिश कमेंटेटर हैं। उनका एक शो है Piers मॉर्गन अनसेंटर्ड। उसके ऊपर उन्होंने हिना रबानी खर, बरखा दत्त, रणवीर आलाबादिया और शहजाद गयास फ्रॉम द पाकिस्तान एक्सपीरियंस को बुलाया हुआ था। जो वहाँ पे तमाशा हुआ, क्योंकि पियर्स मॉर्गन एक इंतहाई घटिया आदमी है ही है, लेकिन जो तमाशा वहाँ बरखा दत्त जो एक इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं और रणवीर आलाबादिया जो क्या कह सकते हैं, एक इंतहाई बड़ा ढक्कन है, ठीक, जिसके प्रोग्राम का नाम है बियर बाइसेप्स। और शहजाद ने सही कहा कि वाकई हमें समझा तेरा नाम बियर बाइसेप्स क्यों है, कि इतनी शराब पी के ही बंदा इतनी बकवास सुनता है जितनी तुम करते हो। उन्होंने एक पूरा नैरेटिव दिया बरखा दत्त और रणवीर आलाबादी ने कि पाकिस्तान टेरर फंड करता है, पाकिस्तान टेरर फंड करता है, उसामा बिन लादेन जहाँ मिला, उसामा बिन लादेन यहाँ मिला। हम थ्रू आउट अपने शो बताते रहे और शहजाद ने भी वहाँ बात की कि मेरे भाई, पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को नहीं रखा हुआ था। आपको जो CIA के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, अगर आप एविडेंस को मानते हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट एविडेंस को मानते हैं, तो उन्हें पढ़ लें। उसामा बिन लादेन खुद पाकिस्तान के रियासती इदारों से बच के फिर रहा था और हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक फेलियर हुआ, एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहलगाम हमने करा दिया। जो इंडियंस को मुंह की खानी पड़ी है इंटरनेशनल मीडिया में, आप अगले चंद दिनों में कई प्रोग्राम देखेंगे जहाँ पे वो आके पाकिस्तान को एज ए टेरर स्टेट पेंट करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि मोदी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी इस पूरे नैरेटिव को चौपट करने के लिए। उन्होंने कहा कि हम हैरान हैं कि हम इंडियन आर्मी टेररिस्ट को मार रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी हमें मार रही है। यानी उन्होंने कहा कि दहशतगर्द और पाकिस्तान की रियासत फ़र्क है। एक तरफ पूरा का पूरा गोदी मीडिया कह रहा है कि ये रियासत ही दहशतगर्दों की है, वहाँ मोदी सरकार तो ये कह रही है कि जनाबे वाला को जगह बनाओ, हम मिल के दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। बाकी पाकिस्तान के जो सेक्रीफाइसेस हैं वॉर ऑन टेरर के लिए, उसके बाद दहशतगर्दी को रोकने के लिए, वो दुनिया के लिए रोज़े रोशन की तरह आया है और उसका गोल्डन सर्टिफिकेट IMF ने आपको दे दिया। इसलिए मैं तकलीफ़ समझ सकता हूँ मोदी साहब की भी, बियर बाइसेप की भी और बरखा दत्त की भी। अगर वो बियर बाइसेप वाले छोकरे की बात कर लें तो मेरे भाई, आप उसके काम का मजमुआ उठा लें।
वो राइट विंग बीजेपी आरएसएस प्रोपागेंडा को प्रोपागेट करता है, अपने शो पे फर्जी लोगों को बुला के उनसे ज्ञान सुनवाता है लोगों को। कोई सर पैर सेंस नहीं होता, इलॉजिकल बातें हो रही होती, उसका काम है, वो करता है। लेकिन उसकी ये हैसियत और औकात है कि वो समय रैना के साथ बैठ के इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे एक गंदा जोक बनाता है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है, उसकी ज़िंदगी को थ्रेट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक वो जाता है और ऐसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है, कहता है मुझसे गलती होगी, मुझे पैसे ज़्यादा अजीज़ हैं, मेरा करियर बचा लो। उसके बाद वो जब सीज़ फायर होता है तो वो एक ट्वीट करता है जहाँ पे वो कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया भाई भाई हैं, लोग तो बड़े अच्छे हैं, ब्ला 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 ब्ला। उसके ऊपर उसकी ट्रोलिंग स्टार्ट होती है, उसको फिर थ्रेट्स होती हैं, तो वो ट्वीट डिलीट कर देता है। ये डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया में हो रहा है। जब शहजाद गियास ने ये बात की, सवाल पूछा, पीएस मॉर्गन ने सवाल पूछा, तो इसका वो जवाब देता है कि जनाब मैंने इसलिए कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर वायलेट किया। नरेंद्र मोदी ने तो कई तकरीर में ने कहा हमने सीज़ फायर वायलेट किया। यानी कि आपका गोदी मीडिया आपका सोर्स है, वही गोदी मीडिया जो कह रहा था कि F-16 गिरा दिया है, JF-17 गिरा दिया है, पायलट कस्टडी में ले लिया है। तो ये है इन लोगों की औकात और हैसियत। बरखा दत्त साहिबा एक इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट है, वो ऐसे उछल रही थी, ऐसे आंखें मटका रही थी जैसे प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। I think nothing has gone down faster than Rafael and Barkada's credibility throughout this entire process. She first Except reported the about Karachi port. F-16, except the F-16 that India shot down, the naval bases that were demolished. No answer Barka, to you're whether welcome Lashkar-e-Taiba to terrorists. you're welcome to make a million expressions while I talk, but you will let me You finish. make ad It hominem is rather sad attacks. to see a once credible Sorry. journalist getting reduced to Arnab Goswami in a week. Don't need you that certificates. Don't need certificates from members of a terrorist state. all right, Go ahead. let's quote you then. Barka Dutt 15 years ago said, मैं समझता हूँ कि उन चारों की, मैं समझता हूँ हिना रबानी साहिबा की परफॉर्मेंस कमज़ोर थी, बहुत कमज़ोर थी। शी वॉज़ नॉट इक्विप्ड फॉर द काइंड ऑफ शो जिस तरह पीएस मॉर्गन करता है। उनको कुछ नहीं पता था। ये पाकिस्तान के प्रॉब्लम रही है कि दे आर नॉट अवेयर वो किस सरकमस्टांस में इंटरनेशनल मीडिया पर जा रहे होते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के साथ जो CNN के रिपोर्टर ने कर दी थी, एक नेशनल एम्बेरसमेंट है। ओ भाई, तुम्हारा एयर वाइस मार्शल एविडेंस दे रहे हैं हमने क्या जहाज़ गिराए हैं, तो तुम आज कह रहे हो सोशल मीडिया। और हमारी एक हिस्ट्री रही है इस चीज़ की। मसलन हमारे जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे इमरान खान साहब के दौर में, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो कह रहे हैं कि यहूदियों की डीप पॉकेट्स होती हैं, वो हर चीज़ के पैसे दे के करवा लेते हैं। कोई लॉजिक है, कोई मंतक है। तो हमें इस डिपार्टमेंट में 100% इम्प्रूवमेंट चाहिए। उस पैनल पे अगर किसी की रीज़नेबल परफॉर्मेंस थी, रीज़नेबल नहीं, मैं कहूँगा बड़ी पेशेंट वाली थी, क्योंकि पीयर्स भी बदतमीज़ी कर रहा था, बरखा भी बदतमीज़ी कर रही थी और रणवीर भी उछल रहा था बिलावजा, तो वो शहजाद गियास की कामनेस थी कि उसने कामनेस के साथ आराम से कहा भाई ये फैक्ट है, आप जाके देख लें, ये फैक्ट है, आप जाके देख लें। और बरखा दत्त और रणवीर अलाहाबादिया ने पूरा टिल लगाया कि वो डिफ्लेक्ट करते रहें गुफ्तगू। जब बरखा दत्त से पॉइंट ब्लैंक शहजाद ने पूछा कि क्या आप जान बचा के बीजेपी RSS के मॉब से भागी नहीं थी, उन्होंने ऐसा घुमाना शुरू किया, बंदा कहते बहन तू हाँ कर या ना कर। रियलिटी ये है कि बरखा दत्त मोदी सरकार के पैसे पकड़ने से पहले एक जर्नलिस्ट थी, जिस तरह रविश कुमार एक जर्नलिस्ट है, वो सरकार से सवाल करती थी। अब वो उनकी तनख्वाह पे, तो उनकी मजबूरी है। तो ये एक इंटरनेशनल नैरेटिव इंडिया स्पिन करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे पाकिस्तान की रियासत को और लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर करना चाहता है। ये रणवीर अलाहाबादी ने अटैम्प्ट किया, लेकिन फनली इनफ मोदी ने ये अटैम्प्ट नहीं किया। यानी कि इन सब के पापा मोदी ने ये अटैम्प्ट नहीं किया। उनका हम दहशतगर्दों को मानना चाहते हैं, हमारा पाकिस्तान आर्मी से मसला ही कोई नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ उन्होंने ये क्यों कहा। जब उन्होंने इनिशियल स्ट्राइक्स की और उनके बकौल वो सारी स्ट्राइक सक्सेसफुल होगी, सारे दहशतगर्द मार दिए, तो ड्रोन अमला नास्ते भेजे सन। ड्रोन क्यों भेजे थे? क्योंकि आपकी इंटेंशन टेररिस्ट मारना थे ही नहीं, आपका इंटेंशन था कि हम बदमाशी करके दिखाएंगे। फिर आपने ड्रोन्स भेजे कि अब हम मज़ीद बदमाशी करेंगे। उसके बाद जब आपकी कुत्ते वाली हुई तो फिर आपने कहा नहीं 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 नहीं, असल तो दहशतगर्द मारने आए हुए थे। और आपके DGMOs, इतने सीनियर ऑफिसर्स को आप कैमरे बिठा के झूठ बुलवा रहे हैं। आपका मीडिया आज तक ये अखलाकी जुर्रत नहीं रखता कहने की कि हमारा राफेल गिरा है। दुनिया ने तस्दीक कर दी है, ओपन एंड शट केस।
आपका मीडिया नहीं कह पाया। और मैं यहाँ पे फिर नाम लेना चाहूँगा आकाश बैनर्जी का। उसको भी हिम्मत नहीं अभी तक राफेल की बात करने की। हाँ, ट्विटर स्पेसेस के ऊपर आपको रिटायर्ड जनरल्स मिल रहे हैं जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने चाइनीज़ हथियार किस तरह इस्तेमाल किए, हमारा क्या नुकसान हुआ है। वो अपने मुल्क की मोहब्बत में तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आकाश बैनर्जी नहीं, रणवीर आलाबादिया नहीं, बरखा दत्त नहीं, ये सारे इस वक्त एक नशे की हालत में हैं। मोदी ने कहा कि हमने स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दी है पाकिस्तान को और हम क्लियरली कह दें कि टेरर और टॉक्स इकट्ठे नहीं चल सकती। मोदी साहब ने झूठ बोल दिया, क्योंकि डीजीएमओ की आधा घंटा बात हुई है काउंटर पार्ट पाकिस्तान की, इंडियन डीजीएमओ की काउंटर पार्ट पाकिस्तान से हुई है और यही तय हुआ है कि सीज़ फायर अभी तक चलेगा। तो अगर टेरर और टॉक्स इकट्ठे नहीं जा सकती और पाकिस्तान ने पोजीशन अपनी चेंज नहीं की, उन्होंने अभी कोई डिमांड नहीं मानी, तो क्लियरली टेरर और टॉक्स साथ चल सकती है। फिर मोदी सरकार ने कहा कि मुरीद के और बहावलपुर में टेरर यूनिवर्सिटीज़ तबाह कर दी गई हैं। मौके पे मनाजर आप देख चुके हैं, टेरर यूनिवर्सिटीज़ वहाँ ठीक हुई नहीं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। साथ ही उन्होंने कहा कि पानी और खून इकट्ठे नहीं बह सकता। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, पहले आपका खून बहेगा और फिर जो हमारा हकदार पानी है हमें मिल जाएगा। ये जो पानी का आप लोगों ने कहानी डाली हुई है ना कि हम पानी नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, आपने पानी का करना क्या है? नहाते आप लोग हैं नहीं, तो क्या करेंगे पानी का? छोड़ दें, ये बातें ना करें। आपने सिर्फ अभी पाकिस्तान का 48 घंटे की तैयारी का रिस्पांस देखा है। देखें ना, आपने 2 हफ्ते लिए, पहलगाम की कहानी बनाई, 2 हफ्ते बाद आपने पूरा ऑपरेशन किया, आपकी सारी डिफेंसेस हाई अलर्ट पे थी, आप बिल्कुल तैयार थे, हमने आके 5 जहाज गिरा दिए। अब आप सोचें रिवर्स हो कि 2 हफ्ते हम तैयारी करें और फिर आपको मारें, तो भाई आप भी तो आपका एक S-400 गया है, फिर तो पूरा आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे S-400 ख़त्म हो जाएगा, आप सिटिंग डक बन जाएंगे। तो आप ये जो पानी की कहानी देते हैं मत दें। आपको नज़र आ गया है चाइना और पाकिस्तान का रिजॉल्व। आपके एक्सपर्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई चाइना ने पाकिस्तान को हर चीज़ करके दी है, कवर दी है। तो आपका ख्याल है आप हमारा पानी रोकेंगे, चाइना आपका चलने देगा? नहीं। मत इस रीजन को कॉन्फ्लिक्ट तरफ धकेलें। डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी टीसी करने में मोदी सरकार ने कुछ नहीं छोड़ा, सो मच सो कि यहाँ से बैठ के वो प्रोपेगेंडा करते थे ओवरसीज़ इंडियंस को कि तुमने ट्रंप को वोट ही जाके देना है, वो भी आपके एड को नहीं आया। उसने पाकिस्तान और इंडिया को बराबर ठहरा दिया। तकलीफ़ हुई आपको इस बात की, मैं जानता हूँ। आप तो ट्रंप को अपना भाई समझते थे, लेकिन उसने आपको बराबर ठहराया इंडिया और पाकिस्तान को। उसने कहा मैं दोनों मुल्कों के साथ ट्रेड करने को तैयार हूं। अब मोदी की हम उस पार्ट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं जो उसने शुरुल छड़ी, ताकि जो उसका मीडिया है वो उस बात को पकड़े और पकाए, अच्छी तरह पकाए, अपने लोगों को खिलाए। मोदी ने कहा कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं डरेंगे। न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं डरेंगे? न्यूक्लियर की बात किसने की है? क्या बात कर रहे हो? आपका सारा मीडिया कहता है कि हमने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी डैमेज कर दी है, वहाँ पे रेडिएशन लीक हो रही है। आपका डीजीएमओ कहता है कि हमने उस जगह को बम मारे ही नहीं है जहाँ पे मीडिया क्लेम कर रहा है। पाकिस्तान कहता है कि हमारी कोई भी न्यूक्लियर एसेट टारगेट ही नहीं हुआ। फिर आपका मीडिया कहता है कि यहाँ पे स्पेशल प्लेन लैंड कर गए चेक करने के लिए न्यूक्लियर रेडिएशन को। खोते के बच्चों, पढ़े लिखे तुम लोग कम होते हो। ओए अल्लाह के बंदे, न्यूक्लियर रेडिएशन हो ना तो विद इन सेकेंड्स यहाँ पर जो तबाही होगी तुम सोच नहीं सकते। या तुम लोग तो दुनिया को साइंटिस्ट देते हो, बकौल रणवीर आलाबादिया के लिए, कि हम दुनिया को आईटी प्रोफेशनल्स देते हैं, साइंटिस्ट देते हैं, बिजनेस लीडर्स देते हैं। तो भाई क्या उनसे पढ़े नहीं थे तुम? न्यूक्लियर रेडिएशन का मतलब नहीं पता? कत्लेआम हो रहा हो यहाँ पे अगर न्यूक्लियर रेडिएशन हो जाए यार, जाहिलों वाली बातें, स्टूपिड बातें। मोदी की एक ट्वीट ले कहते हैं देखे देखे मोदी भी कह रहा है कि न्यूक्लियर ऑप्शन थी। मोदी ने कहा 2 न्यूक्लियर कंट्रीज जंग लड़ी थी, अच्छी बात है, डीएस्केलेट हो गया मामला। बाकी एक बात जो असल में आपको तकलीफ देती है और आपको ये हिम्मत नहीं पड़ती करने को, हमने आपको कहा था कि 25 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में, करोड़ बंदा निकाल दो, बाकी 24 करोड़ बंदे को तुम बटन दे दो ना न्यूक्लियर, वो चला देंगे। क्यों? हमने आपको कहा है कि ये दुनिया आपकी जन्नत है, आपका तो यकीन ही नहीं आखिरत में।
हमारी जन्नत मौत के बाद ही है। तो हम अपनी हूरें क्लेम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और इस बात से आपको ना तो सिर्फ तकलीफ होती है, आप डरते हैं, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। उड़नी भी चाहिए। मुसलमान से नहीं लड़ना, वो ईंट से ईंट बजा देता है, तो परवाह नहीं होती ना। खालिद इब्न वलीद के कई फेमस कोट्स हैं। एक और मैं बता देता हूँ कि खालिद इब्न वलीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मैं जंग का मैदान अपनी नई शादी के बिस्तर से भी ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये माइंड सेट है, कैफियत है। तो हर मुसलमान इस वजद में हर वक्त घूम रहा होता है कि कब वो मौका आएगा और मैं शहादत के रुतबे में फायज हूँगा। और आप तो हैं भी काफिर, तो आप के खिलाफ जंग तो और भी मज़ा आता है। तो ये मत कीजिए, ये आप नहीं संभाल पाएंगे। मोदी ने बहरहाल फिर आपकी तकरीर से पहले ट्वीट करके सारा मज़ा चौपट कर दिया कि आपके अब्बू जी मोदी ने इशारा किया कि बकवास ना करना तकरीर में ज़्यादा, नहीं तो मैं लिखा चट्टा खोल दूंगा। अब बाय द वे जो इंडियन नैरेटिव क्लेम था वो मोदी ने रिपीट नहीं किया कि पाकिस्तान भाग के गया अमेरिका के पास सीज़ फायर करवाने। क्यों? उसको पता है सारी दुनिया बैठ के देख रही है, सारी दुनिया लान थान करेगी कि मोदी झूठ बोल रहा है। हालांकि झूठा कज़ाब आदमी है, बहुत झूठ बोलता है, इसको बहुत आदत है। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था कि जितने भी इंडियन दोस्त थे, जितने भी इंडियन जर्नलिस्ट थे, वो कह रहे जी पाकिस्तानी झूठे होते, पाकिस्तानी झूठे होते, पाकिस्तानी झूठे होते हैं। तौबा 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 तौबा, अल्लाह माफ़ कर। बस हमने बहुत झूठ बोले हैं, हम मानते हैं, हम झूठ बोलते हैं, लेकिन जो आपने वॉर के दौरान झूठ बोल दिया ना, हम नहीं सोच सकते थे। बाकी फर्स्ट लेवल ऑफ DGMO टॉक्स हुई हैं, तकरीबन 45 मिनट की डिस्कशन हुई थी। सीज़ फायर अपहोल्ड हुआ है, इंडियन आर्मी ने कंफर्म किया कि सीज़ फायर अपहोल्ड हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वायलेशंस भी कर रहा है। पाकिस्तान ने एग्री किया सीज़ फायर हुआ है और ये कहा कि इंडिया जो है वो ट्रूस ब्रीच कर रहा है कुछ एरियाज़ में। यानी कि दोनों साइड्स ने कहा जी सीज़ फायर कंटिन्यू होगा, लेकिन अगली टीम ज़्यादती कर रही है, तो फिर कादा सीज़ फायर करो जंग। ओवरऑल जो कंक्लूजन मोदी की तकरीर से हमने ड्रॉ किया है कि उससे पहले लोगों को चूरन बेचा है कि हम ये ऑपरेशन पॉज कर रहे हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान दहशतगर्दी या कुछ करेगा तो हम जंग कर देंगे। हमने आपको यूएन पॉडकास्ट से बता दिया कि ये फीजिबल नहीं है मेरे भाई। हर दफ़ा 2 बिलियन का नुकसान करके आप 100 सिविलियंस को मारने में कामयाब नहीं होंगे। अगर आप मोदी की लैंग्वेज देखें, इंडियन मीडिया की लैंग्वेज देखें, वो एग्जैक्टली इसराइल वाली लैंग्वेज है। और अब दुनिया इसराइल वाले बुलशिट को नहीं मानती। पूछें क्यों? जो डोनाल्ड ट्रंप ने चेकमेट इसराइल को दे दिया है, ये कहे नहीं भाई औकात में रहो। अभी मिडल ईस्ट के दौरे पे आया हुआ है ट्रंप और इसराइल को नहीं मिल रहा, जिसके ऊपर इसराइल कहने को मजबूर हुआ है कि जनाब हमें ट्रंप की ज़रूरत नहीं, यूएस की ज़रूरत नहीं है। लग पता आपको भी जाना है। सिर्फ और सिर्फ इंडिया को अमेरिका ने इशारा किया हम तुम्हारे साथ हैं, इंडिया चढ़ दौड़ा जंग करने पाकिस्तान से। फिर जब अमेरिका पीछे हटा, इंडिया को लग पता गया। तो अगर इसराइल ने भी अपनी औकात में रहना तो उसके लिए अच्छा है। वैसे भी आजकल हम नए नए जीत के आए हैं तो बंदा थोड़ा भिपरा हुआ होता है। तो हर कोई अपनी फ़िलहाल औकात में रहे, बिल्कुल मेजे में रहे। हम तो किसी को तंग करने में बिलीव ही नहीं करते। अब ये वो वाला पाकिस्तान नहीं है, ये 2025 वाला पाकिस्तान है जो कुपी पी के सोया हुआ है। तो इसको मत जगाओ। चेक कर लिया ना आपने जगाने का रिजल्ट, नतीजा। तो मोदी की तकरीर मैं समझता हूँ कि एक डिफीटेड आदमी की तकरीर थी, एक हारा हुआ शख्स जो इस वक्त इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोज़ होंगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी,
कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। आप लोकसभा के अंदर, राज्यसभाओं के अंदर और जनरली इंडियन डिस्कोर्स ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे देखें, बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं। और जिस दिन इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म किया, और वो करेंगे इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, शशि थरूर ने एक इंटरव्यू के अंदर कंफर्म किया कि पार्लियामेंट्री कमेटी को रिपोर्ट मिलेगी कि क्या हुआ इस जंग में। तो जब वो रिपोर्ट मंजर आम पे आएगी तो भाई बहुत बेइज्जती होनी है, बड़ी सुबकी होनी है आपकी। तो मोदी इज़ इन फॉर अ टफ टाइम। इंडिया को काफ़ी बुरे ज़ख्म लगे हुए हैं, दे आर लिकिंग देयर वुंड्स। एज फार एज वॉर हैपनिंग अगेन इज कंसर्न, बीजेपी डेस्परेशन में कुछ भी कर सकती है। हाउएवर, बीजेपी डेस्परेशन में कुछ कर तो सकती है, लेकिन जब तक अमेरिका मेजर असिस्टेंस इंडिया को नहीं देगा वो कामयाब नहीं हो सकती। एज फार एज ट्रंप पॉलिसी नज़र आ रही है, ट्रंप सौदे बनाता है, वो डीलें बनाता है। हो सकता है वो $100 बिलियन के वेपन्स इंडिया को बेच दे, वो डिलीवर होंगे 2-3 साल में, वो बीफ अप करेंगे और फिर दोबारा अटैम्प्ट कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इंडिया के पास जो नेक्स्ट 2 वीक्स में कुछ नया अटैम्प्ट करवा दे। हाँ, मिस एडवेंचर होने को, पागल होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन पागलपन में भी इस कौम से आगे कोई नहीं निकल सकता। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स आ गई जो ऑपरेशनल लॉग्स थे डॉग फाइट में 6 और 7 के, जहाँ पे चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू पर्सनल कमांड बैठ के पीएफ कमांड सेंटर से चला रहे थे। उनके बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे और मैं वो टू द वर्ड रिपीट करना चाहूँगा। किल देम, डोंट लेट देम इवन एंटर एन इंच इनटू पाकिस्तान। ये उन्होंने अक्रॉस कॉम लाइंस बताया और इसी तरह हुआ। हमारे पायलट्स उन्होंने बताया कि ऑलरेडी इन द एयर थे, रेडी टू गिव अ वेलकम टू द इंडियंस। ओवरऑल स्पीकिंग, जो ये वॉर हिस्टेरिया है, ये अगले 2-3 हफ्ते डेवलप होगा इंडिया वाली साइड से मज़ीद, क्योंकि उनको कुछ चाहिए एज अ विन। हम इंटरनली डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने 6 जहाज़ गिराए थे ना, एक आधा अपना भी गिरा देते, ताकि मोदी सरकार कहती है हमारे कोई जहाज़ नहीं गिरे, उनका एक गिर गया तो कम से कम वो थोड़े सुकून में तो रहते हैं। लेकिन ये दुनिया का न्यू नॉर्मल नहीं हो सकता कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पे कोई इल्ज़ाम लगा के उस पर चढ़ दौड़ पड़े, और इसके अंदर पूरी दुनिया को कंडेम करना पड़ेगा अमेरिका का रोल, और इसके अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कंडेम करना पड़ेगा जो वो पहले अमेरिका के थ्रू यहाँ से बैठ के ड्रोन स्ट्राइक्स करवाते थे। इस मामले में हम बिल्कुल इमरान खान के साथ हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर कोई रियासत आके रियासत की मर्ज़ी के साथ भी अपने लोगों पे ड्रोन स्ट्राइक्स नहीं कर सकती। ये हुआ है, मुशर्रफ दौर में हुआ है, और सबसे ज़्यादा जरदारी दौर में हुआ है। ये जो बिलावल उछल रहा है ना आजकल, इसके दौर में सबसे ज़्यादा, इसके बाप के दौर में सबसे ज़्यादा हुआ है। सबसे ज़्यादा इनोसेंट सिविलियंस तब मारे गए हैं, डैमेज हुए। और बाय द वे मुल्क ने तब सबसे ज़्यादा टेररिज्म के ख़िलाफ़ चोट खाई है। तो पाकिस्तान ने भी रियलाइज़ किया कि ये जो अंधाधुन फायरिंग है, ये अंधाधुन ड्रोन स्ट्राइक्स हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इलाके के लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर करनी पड़ती है, ठीक है ना। अगर इंडिया चाहता है कि मकबूजा कश्मीर में टेररिज्म ना होए, तो वहाँ मुसलमानों को मारना छोड़ दे, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें लोगों के लिए। वो तो आप कर नहीं पा रहे, क्योंकि जो आपके मकबूजा में प्रॉब्लम है वो पूरे इंडिया में प्रॉब्लम है। आपके पूरे इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। कभी खालिस्तानी आपके खिलाफ उठ बैठते हैं, आप वहाँ ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू आप सिंगर्स मरवा देते हैं, कभी आप मणिपुर में वायलेंस करवा देते हैं, कभी आप गुजरात के अंदर राइट्स करवा देते हैं, यूपी के अंदर कोई बंदा मटन खाता हुआ मिले, आप उसको बीफ के इल्ज़ाम में कत्ल कर देते हैं। और यार आपकी कौम ने तो ये गो नहीं होती, गैको लिजर्ड, इसको नहीं छोड़ा, उसके साथ भी जिनसी ज़बरदस्ती करके आपके 4 मर्ज वो काट के खा जाते हैं। तो थोड़ा फोकस इंटरनल इश्यूज़ पे करें। हम तो पाकिस्तान को भी कहते हैं
कि मेरे भाई एज अ कौम पहले हम बेहतर हों, अपना अखलाकी मेयार, अपना कारोबारी मेयार, अपना गुफ्तगू का मेयार बेहतर करें। सो वर्क ऑन आवरसेल्व्स। लेकिन ये चीज़ें मोदी की गवर्नमेंट को सूट नहीं करती, बिकॉज़ वो काम नहीं करना चाहते, वो आपको चूरन बेचना चाहते हैं। और सबसे अच्छा चूरन कौन रिकॉग्नाइज़ करता है? पाकिस्तान। क्यों? हम 70 साल से खा रहे हैं। हमने इतने मुख्तलिफ किस्म के चूरन खा लिए कि हम दूर से देख के बता सकते हैं ये चूरन का जायका क्या होगा और ये कहानी जाएगी किस तरफ। मैं आपको एक प्रेडिक्शन कर देता हूँ। बीजेपी जो चूरन अपनी कौम को इस वक्त बेच रहा है, वो वही चूरन है अमेरिका की दोस्ती का, जो पाकिस्तान भी सुनता है। तजर्बे से हम आपको बताते हैं, अमेरिका की दोस्ती से बेहतर अमेरिका की दुश्मनी है। कम से कम बंदा गैरत की मौत तो मरता है। बाकी मैं दोबारा कहना चाहूँगा इस वीडियो में भी कि चाइना ने पाकिस्तान पे एहसान किया। ये एहसान हमें चुकाना होगा सीपैक बना के। अगर इस वक्त पूरी कौम का एक ही मिशन होना चाहिए, वो ये कि सीपैक बनाओ। जो मर्जी होता है सीपैक बनाओ। जिस तरह जुगाली भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे, न्यूक्लियर बम बनाएंगे, मैं कहूँगा जी हम फिर घास खाएंगे, हम सीपैक बना देंगे। क्योंकि ये पूरा सर्कस रच रहे हैं जोन में, ये सीपैक के चक्कर में। ये हम अभी से नहीं 2 साल से कह रहे हैं। और तब हमें लोग कहते थे, शहजाद ही कहता था कि कंस्पिरेसी थीरीज में तुम लोग मानते हो। 2 साल से जो पूरे रीजन की डिस्टेबलाइजेशन आप देख रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट का टंटस देख रहे हैं, ये इसराइल का उछलना देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वन बेल्ट को रोकने के लिए, जिसका दिल गवादर है। तो अगर दुश्मन को हराना है, ग्लोबल सुपर पावर बनना है, तो गवादर मेरे भाई बनाना होगा और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। हम सब के लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए भी दुआ करते हैं। जितने लोग शहीद हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, मकबूजा के मुसलमानों के लिए दुआ करें, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।